बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के लेक्चर में हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर से रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो ये हमारा इस वीक का टॉपिक है। तो इसका जो ओरिजिन है वो फ़िज़िक्स है। तो फ़िज़िक्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और जहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट हमने अगर कोई भी डायमेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम करने हो तो डायमेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर जो है उसको यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास लाइक जहाँ पर मोशन इन्वॉल्व हो ऐसे प्रॉब्लम जो है उनके अंदर भी ये यूज़ होता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रॉब्लम के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स, तो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो हमारा जो इस वीक का टॉपिक है, हमने इसके अंदर आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर जो है वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हम इसको स्टडी करेंगे। तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं ताकि हमें इसके एप्लीकेशन का आइडिया हो जाए। उसके बाद फिर हम इसकी जो इक्वेशंस हैं या इसकी न्यूमेरिकल जो फॉर्म है, तो एक्चुअली हमारा जो कोर्स का टॉपिक है वो इसकी एप्लीकेशंस, उसके एप्लीकेशन के अंदर जब हम एक मैट्रिक्स जनरेट करवाते हैं, उस मैट्रिक्स से आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर जो हैं वो कैसे फाइंड किए जा सकते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा इसकी थ्योरी के मतलब भी जानना होगा कि ये यूज़ कहाँ पर होता है। तो इसका हम पहले इंट्रोडक्शन के अंदर इसकी एप्लीकेशन जो है उसको देख लेते हैं। ये सारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये भी इंशाल्लाह हम करेंगे साथ साथ। The word eigen is perhaps most usefully translated from Germans, which means characteristic। तो ये हमारे पास जो वर्ड है ये जर्मन जो है उस लैंग्वेज से आया हुआ है, तो ये करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है। सो अगर हम आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ की बात करेंगे किसी मैटर्स की, तो असल में हम उस मैटर्स की करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे होंगे कि वो जो मैटर्स है उसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या हैं और उनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने उस प्रॉब्लम के या जो हमारा मतलब उसमें एप्लीकेशंस है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें ये है कि पहले हमें मैट्रिक्स जो है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा। तो मैट्रिक्स हमारे पास नंबर अरे है, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर हम नंबर्स को अरेंज कर लें, रिप्रेजेंट कर लें, तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे सेट के मतलब आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, तो सेट भी एक्चुअली हमारे पास वेक्टर ही है लेकिन वो वन डायमेंशनल है। तो जब हम मैट्रिक्स पे आएंगे तो हमारे पास इसकी टू डायमेंशन हो जाएंगी। तो 2D रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स की या नंबर्स की मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैट्रिक्स सिंपली हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर अप्लाई, सो अ मैट्रिक्स इज सिंपली अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई टू अ वेक्टर। वेक्टर के ऊपर अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो बन जाता है। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई टू अ वेक्टर। अगर इस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप हैं ट्रांसफॉर्मेशन की जो हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के ऊपर, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन जनरेट होगी वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होगी। तो लाइक यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है, उस इमेज के ऊपर हम ये डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो असल में हमारे पास अगर कोई भी इमेज है तो उस इमेज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो उसको अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस ट्रांसलेशन इसको बोलते हैं। तो अगर हम एंगल के साथ आ जाएंगे तो ये शेयर आ जाएगा, ये असल में स्ट्रेन से रिलेटेड है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस उसका जो चेंज है उसमें देखें, अगर हमारे पास चेंजेस इस तरह की आ सकती हैं कि या तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्रेस हो जाएगा स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद। तो कंप्रेस होगा तो उसकी डायमेंशन के अंदर एक्स एक्सिस के अगेंस्ट उसकी डायमेंशन जो है वो चेंज हो सकती हैं, वाई एक्सिस के अगेंस्ट चेंज हो सकती हैं। तो ये लीनियर हमारे पास आ जाएगा अगर एक्स और वाई के साथ है। इसको हम लेंथ और वेट्स के साथ, तो इन जनरल हम इसको लेंथ ही कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लेंथ के अंदर चेंजिंग आ सकती है। दूसरा, अगर हम कोई एक बॉल है उसको सॉफ्ट बॉल है, मतलब है कंप्लीट उसकी डेंसिटी जो फुल है,
फुल डेंस बॉल है लेकिन सॉफ्ट है। अगर हम उसको हाथ के अंदर स्क्वीज़ करें तो वो प्रेस हो जाएगी। प्रेस होने का मतलब है कि अब वो उसके अंदर ये भी अब चेंज आ रही है ना उसकी सरफेस के अंदर, तो इसको हम वॉल्मेरिक स्ट्रेन बोलते हैं। तो हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। स्ट्रेस क्या है, जब हम उसको हाथ के अंदर स्क्वीज़ करते हैं तो ये हम स्ट्रेस है, तो उसके अगेंस्ट वो बॉल जो है वो प्रेस हो रही है, तो ये हमारे पास इसके अंदर स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है ये दो हमारे पास दोनों का रेशो जो है वो कांस्टेंट होती है अगर हम इसके रूल्स वगैरह को देखें फिजिक्स के अंदर। तो लेकिन जो स्ट्रेन है एक्चुअली ये हमारा इस आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर से रिलेटेड है, जो चेंज आ रही है आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस। तो यहाँ पर एक यहाँ इमेज लिया हुआ है। इस इमेज के अंदर अगर आपको ये दो इमेज स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, तो इसमें एक कैट है, तो उसके ऊपर हमने रो और कॉलम के अंदर शेयर स्ट्रेन जो है अप्लाई की है। तो आफ्टर अप्लाइंग शेयर स्ट्रेन, तो इसके अंदर ये एक साइड से हमारे पास इसके अंदर चेंजिंग आ गई है। तो एक साइड से ये आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको मार्क करके दिखाऊं, ये देखें, ये आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इमेज जो है वो हमारे पास इस तरफ को, इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन में जो इमेज है वो हमारा स्क्वीज़ हो गया है। तो इस तरह ये अब ये जो चीज़ है ये हम प्रोग्रामिंग के थ्रू अप्लाई करते हैं। कोऑर्डिनेट के अंदर इसकी वैल्यूज़ पिक्सल बाय पिक्सल ले लेते हैं। उसके बाद जैसे लाइक अगर आप पेंट को देखें तो पेंट के अंदर हमारे पास रीसाइज़ का एक ऑप्शन आता है। तो ये रीसाइज़ असल में वो भी हम उसमें कंप्रेस इमेज को कर रहे होते हैं ना। तो इमेज जो है वो हमारे पास पहले अगर ज़्यादा पिक्सल के अंदर आ रहा होता है तो हम उसी इमेज को कम पिक्सल के अंदर भी ले सकते हैं। अगर कम आ रहा है तो उसको ज़्यादा के अंदर भी ले सकते हैं। और उसमें ये है कि हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं। आप जो ओरिजिनल इमेज है उसकी लेंथ और विड्थ की रेशो के अकॉर्डिंग उसमें चेंज ला सकते हैं, या उसको आप फिक्स भी कर सकते हैं। फिक्स लाइक अगर आपके पास इमेज जो है वो हॉरिजेंटली उसकी पिक्सल ज़्यादा है, वर्टिकली कम है, तो आप ये चाह रहे हैं कि जो नया इमेज बने उसकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल पिक्सल जो है वो सेम आ जाएं, तो उसमें फिर ये है कि आप फिक्स करके भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है। ये पाइथन के अंदर या डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर इस तरह लिखा जा सकता है कि आप इमेज के अंदर उसका कलर्स और इन चीज़ों को देखते हुए उसके ऊपर हम जो स्ट्रेन है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह आगे हमारे पास एक जो शेयर अप्लाई की हुई है एक इमेज के ऊपर, इसी इमेज के ऊपर जब शेयर अप्लाई करेंगे तो ये अब शेयर जो है ये रोटेशन मैटर्स को एक्चुअली रोटेट की फॉर्म में ले गया है। तो सम एंगल के ऊपर लाइक 45 एंगल है। तो इसके अंदर अब ये जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, ये पॉइंट हमें इसकी डायमेंशन का बता रहे होते हैं। एक्स और वाई डायमेंशन है और साथ उसके अंदर आपने चेंज कितनी लेके आनी है। तो हमारा जो टारगेट है वो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना नहीं है, हमने असल में ये देखना है कि हमारे पास ये जो स्ट्रेन है वो एक्चुअली वर्क कैसे कर रही है। तो ये देखें, ये इमेज के अंदर जिस तरह हम इमेज को रोटेट भी करवा सकते हैं, तो रोटेट अगर हम 90 45 इसी एंगल पे करवा लें और इससे हम कम ज़्यादा एंगल के वो भी इमेज को रोटेट करवा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी इस तरह अप्लाई किया जा सकता है। तो 45 एंगल के ऊपर यहाँ पर उसने इसको अप्लाई किया है। इसी तरह अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इसको इमेज को एक तरफ को इसने मूव करवा दिया है। तो यहाँ पर आपको ये अगर एक एक्सिस के ऊपर हम एक्स और वाई दोनों के ऊपर लीनियरली इसको करवाना चाहें तो ये भी हम इसमें करवा सकते हैं। तो रोटेशन करवाएं या इसको आप ट्रांसलेशन करवाएं, तो इसमें जो हमारे पास नया जो अब ये जो चीज़ें हमारे पास अब जनरेट हो रही हैं कि आपके पास जो इसमें चेंजिंग आ रही है इमेज के अंदर, तो इसका जो फैक्टर्स है वो हमें आइगन वेक्टर जो है वो बताएगा कि आइगन वेक्टर के साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है, जिसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो आइगन वैल्यू एक्चुअली हमारा जो एक्सिस है उसके अंदर चेंज को शो करवाती है। लाइक अगर आपके पास एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन है, उस लाइन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2x नई लाइन जनरेट हो जाएगी। ये जो 2 है ये एक्चुअली हमारे पास आइगन वैल्यू है। x जो है वो हमारे पास आइगन वेक्टर्स है। तो उसके अंदर जब 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो उसके सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होके उसको एक्सटेंड कर देगा।
तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पर आइगन वेक्टर जो है उसका ये एप्लीकेशन बन जाएगी। तो इसमें एप्लीकेशन बहुत सारी जगह पर इसकी है। द कंसेप्ट ऑफ आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज़ इज़ यूज्ड इन मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम एक दो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए। तो ये हमारे पास डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक से रिलेटेड है। तो ये भी एक हमारे पास पॉपुलर एक एप्लीकेशन है इसकी। तो इसको हम कंप्रेस करने के लिए, डाटा रिड्यूसिंग के लिए, डायमेंशनैलिटी को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास ये कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है, कंप्यूटर विजन के अंदर इमेज और मशीन लर्निंग ये इसके अंदर ये यूज़ होती हैं। तो इसको भी डायमेंशनली को इंक्रीज़ करना किसी भी मॉडल के लिए, या उसको कम करना, या उसको किसी एंगल्स के ऊपर रोटेट करवा देना, तो ये हम शेप को चेंज करते हुए इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक डाटा मैट्रिक्स है एक्स, तो उसका साइज़ है लेट एन क्रॉस पी। तो इसमें एन जो है नंबर ऑफ़ सैंपल हैं, पी उसकी डायमेंशनैलिटी है फॉर ईच सैंपल। तो इसमें जो पीसी है वो क्या करेगा, वो इसमें इसेंशियली वही डायगोनलाइज द कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ एक्स बाय आइगन वैल्यूज़ डीकम्पोजिशन सिंस द कोवेरिएंस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा कि आपके जो डाटा सेट है एक्स जिसका साइज़ है एन क्रॉस पी, तो हमने क्या करना है इसके अंदर जो हमारे पास n है वो टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल्स हैं, और p जो है हर एक की डायमेंशनलिटी है, हर सैंपल की डायमेंशनलिटी क्या है कि उसके अगर हम इसको इमेजेस की फॉर्म में बात करें तो हर इमेज के अंदर कितनी पिक्सल्स हैं। अगर आप इमेज की प्रॉपर्टी में जाएं तो वहाँ पर लिखा होता है कि इसमें 1280 क्रॉस 1360 ये पिक्सल्स हैं। तो हमारे पास इसको कम और ज़्यादा या किसी एंगल के ऊपर जब उसको करेंगे तो फिर ये वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती जाएंगी। तो यहाँ पर फिर हम इसकी डायमेंशन के साथ इसको डील करेंगे। तो आइगन वेक्टर्स जो है वो हमें आइगन वेक्टर के साथ एक आइगन वैल्यूज़ साथ मल्टीप्लाई होंगी जिसको हम लैम्डा यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये लैम्डा जो है ये हमें बताएगा कि हमने उसके अंदर चेंजिंग क्या लानी है, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की अप्लाई करनी है और कितनी वैल्यू के साथ अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आइगन वेक्टर के साथ आइगन वेक्टर जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ डाटा भी इसे कह सकते हैं। और उसके बाद मतलब ये हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग बाकी सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ द डाटा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो ये फिर कंपोनेंट सारे प्रिंसिपल होंगे। तो इसके अंदर फिर जो आइगन वैल्यूज़ है तो उसके साथ हम इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग के अंदर भी इसका यूज़ है आइगन वेक्टर्स का और आइगन वैल्यू का। के मीन्स एक पॉपुलर एल्गोरिदम है क्लस्टरिंग के अंदर जो यूज़ होता है। तो इसमें अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर को। तो यहाँ पर जैसे ये इमेज दिए हुए दो क्लस्टर्स हमारे पास गिवन हैं। तो इन दोनों क्लस्टर के अंदर हमारे पास अब इसके अंदर ये है कि ये स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग फैमिली ऑफ मेथड टू फाइंड के क्लस्टर यूजिंग आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। इट हैंडल दीज इश्यूज एंड ईजीली आउट परफॉर्म अदर एल्गोरिथम फॉर क्लस्टरिंग। तो यहाँ न्यूमेरिकली हमें ये वैल्यूज़ की मिल जाएंगी। अब इसमें जो इमेज बन रहा था उस इमेज को इसने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जब इसकी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट होके आ जाएगी तो फिर हम यहाँ पर इसका मिनिमम वेट सम कनेक्शन के अंदर फाइंड करना है ए और बी के साथ। तो जब दो क्लस्टर आ जाएंगे, अब क्लस्टर के अंदर फिर एनालिसिस के लिए हम इसके ऊपर कोई भी और एल्गोरिदम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑप्टिमम इसका फाइंड करने के लिए किसी भी क्लस्टर के लिए। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन है। तो असल इसमें जो बताने का मकसद था कि हमारे पास जब हम कहीं भी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चेंजिंग आती हैं। तो ये जब भी हमने डिस्कस किया है ये जस्ट आपको आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर से रिलेटेड कुछ बताना था। तो लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ को ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। न्यूमेरिकली आपको वेक्टर्स गिवन होंगे, उसके बाद फिर आपने क्या करना है उसकी आइगन वैल्यूज़ और
उस वेक्टर्स के आइगन वेक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो ये हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसमें यह है कि जो एप्लीकेशन आपके ज़हन में होनी चाहिए, जैसे लाइक अगर हम स्ट्रेस को, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये जो दो पॉइंट्स हैं, इनके बारे में स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड फिजिक्स के अंदर चीज़ें पढ़ी होंगी। तो उसमें ये था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके यूनिट एरिया के ऊपर, तो आफ्टर अप्लाइंग फोर्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज अकर होगी। ये जो चेंज है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेन का एलिमेंट है ये उस ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करता है। तो शेप ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है सम अदर शेप के अंदर। तो वो जो चेंज है वो वॉल्मेरिक स्ट्रेन भी हो सकती है आपके साथ, वो लेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेन भी हो सकती है, शीयर स्ट्रेन जो एंगल के साथ आती है वो भी हो सकती है। तो जब ये वाली हमारे पास चीज़ें आती हैं, ये टर्म जो हैं इनको हम प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे हैंडल करेंगे, तो प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पर हम वैल्यू के साथ उसको हैंडल करेंगे कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में पहले ले आएंगे हम, कि हमारे पास ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है जिसके ऊपर आपका क्लस्टर या डाटा गिवन है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब उस पर स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद स्ट्रेन एलिमेंट आएगा, तो फिर यहाँ पर स्ट्रेन कितनी उसमें अकर होगी, तो ये हम आइगन वैल्यू के साथ उसको टैकल करेंगे। आइगन वैल्यू जो है उससे मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए एंगल के ऊपर या लेंथ के ऊपर या वॉल्यूम के ऊपर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हम हमारा इसकी एप्लीकेशन बनती हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो बेसिक इसकी इक्वेशन है, तो उसके बाद फिर इसको आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर लेके आएंगे। तो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है इन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, वो हमारे पास ए एक्स इज़ इक्वल टू लेमडा एक्स है। तो यहाँ पर जो एक्स इन्वॉल्व है ये एक्चुअली हमारे पास आइगन वेक्टर्स हैं। तो ये आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो इसके साथ हमें लेमडा की वैल्यू भी नज़र आ रही है, लेमडा को हम आइगन वैल्यू बोलेंगे, लेमडा जो है वो स्केलर कांस्टेंट होगा। और लेमडा इंटू एक्स जो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है, ये वाली टर्म जो हमारे पास यहाँ आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है, ये टर्म लेमडा एक्स, इसको हम क्या कहेंगे कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एक्स बाय अ स्केलर कांस्टेंट इज़ द सेम एज स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग। ये जो स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग वर्ड यूज़ हो रहा है, द कोऑर्डिनेट बाय अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये जो स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग है ये एक्चुअली स्ट्रेन है। तो ये स्ट्रेन एलिमेंट को शो कर रहा है, स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग। तो इसको इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। ये कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, लैम्डा है, जिसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि लैम्डा इज़ अ स्केलर कांस्टेंट। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास ए एक्स को असाइन होता जा रहा है साथ साथ। तो यहाँ से अगर आप ए एक्स के साथ ये माइनस कर लें, इस टर्म को इस तरफ ले आएँ तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इसमें से एक्स कॉमन ले लें, तो जब एक्स कॉमन लेंगे तो लैम्डा के साथ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसको कांस्टेंट हम इस ये ए जो है ये एक्चुअली ए मैट्रिक्स है। तो ए जब मैट्रिक्स है तो इसके साथ हम मैट्रिक्स के अंदर तो मल्टीप्लाई इस तरह नहीं कर सकते कि, या ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी कांस्टेंट को। तो इसलिए यहाँ पर आई इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गया, जिसका ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर है, ए और आई का ऑर्डर सेम होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, और यहाँ से अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गई। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास एक्स और ए माइनस लेमडा एक्स इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो यहाँ से ये टर्म, ये इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ से ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो इसमें प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, या तो इसमें एक्स ज़ीरो हो या हमारे पास ए माइनस लेमडा आई जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो एक्स को तो हम ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है या आइगन वेक्टर है। अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो पूरा प्रॉब्लम ही हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स को तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह देंगे एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स हमारे पास है क्या, ये एक्चुअली आइगन वेक्टर है। तो लेकिन इसमें फिर सेकंड पार्ट हमारे पास ए माइनस लेमडा आई बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को लेके चलेंगे
इसका अगर डिटर्मिनेंट ले लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, तो ये इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट हो जाएगी, सिंगल वैल्यू जनरेट हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट देंगे कि ये जो ऊपर इक्वेशन हमने जनरेट करवाई है, दिस कैन ओनली बी ट्रू इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ अ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई कि आपने इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करना है इसके अंदर। इसमें आप देखें, दोबारा सुन लें कि ये x और a माइनस लेमडा आई जो है ये प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट की फॉर्म में इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसमें दोनों में से कोई एक वैल्यू ज़ीरो होगी तभी ये इक्वल टू ज़ीरो आएगा। लेकिन हम इसमें x को ज़ीरो नहीं कर सकते क्योंकि x हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस अगर ज़ीरो हो जाए तो पूरा प्रॉब्लम ही ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर सेकंड हमारे पास जो टर्म है वो a माइनस लेमडा एक्स आई है, तो इसको हम ज़ीरो कर सकते हैं। तो इसको भी ज़ीरो किस तरह करेंगे कि इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे ताकि ये सिंगल वैल्यू पे कन्वर्ज हो जाए। तो फिर दिस कैन ओनली बी ट्रू इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई गोज़ टू ज़ीरो, तो विच इज़ कॉल्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम आगे इसको प्रॉब्लम के साथ लिंक कराते हैं, न्यूमेरिकली प्रॉब्लम के साथ ये कैसे होगा। तो अभी जो हमारे पास प्रॉब्लम हम अभी डिस्कस किए थे स्टार्ट में, तो क्लस्टर के मींस प्रॉब्लम है या क्लस्टर के अंदर या इमेज के अंदर शेयरिंग जो है कैसे होती है, स्ट्रेन कैसे अप्लाई होती है। तो असल में हमारे पास जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर किसी इमेज को लेके आते हैं तो उस इमेज की इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकली हमारे पास आ जाती है। तो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं। तो जब उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, उसको बैक कन्वर्ट करेंगे, तो हमें जो ओरिजिनल इमेज है उसी की तरह का जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई होगी वो इमेज वापस मिल जाएगा। तो ये काम अगर आप करना चाहें तो ये मैटलैब के अंदर भी हो सकता है। इमेज प्रोसेसिंग एक अलग सी फील्ड है, उसके अंदर ये वाला काम करवाया जाता है, पैटर्न रिकग्निशन और उसके बाद फिर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो इस फील्ड के अंदर ये चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। तो वो अगर आप इससे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी आप ये चीज़ें देख लेंगे। तो वेरीफाइंग आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। अब यहाँ पर एक एक्सिस शो हो रहा है आपको, एक्स और वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स मार्क किया हुआ है, तो यहाँ तक दो एरो इसके अंदर शो हो रहे हैं, एक एरो यहाँ तक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास ओरिजिनल एक्स है। इसके साथ जब लैम्डा मल्टीप्लाई हुआ तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग लैम्डा तो ये हमारे पास इसमें चेंजिंग आ गई। अब ये चेंजिंग के साथ ये शो हो जाएगा। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग सम लैम्डा जो कि आइगन वैल्यू थी। तो अब इसमें जो आइगन वेक्टर है तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो जिस इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स जिसको आप कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू है वो 2 0 0 -1 है। और इसके फिर दो हमारे पास आइगन वेक्टर्स होंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास 2x2 का इसका ऑर्डर है, तो डेफिनेटली इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई ही इन्वॉल्व होंगे। तो जब दो हमारे पास आ जाएंगे तो इसमें फिर या तो 1 0 हो सकता है या 0 1 हो सकता है। तो आइगन वेक्टर की दो वैल्यूज़ के अंदर आ सकती हैं पॉसिबल वैल्यूज़, या तो 1 0 आ सकती है या 0 1 हो सकती है। तो इसको हम आइगन वेक्टर बोलेंगे। तो ये हमारे पास दो जो है ये आइगन वेक्टर हैं, इसको नाम x1 और x2 दे दिए। तो अब हम इसी आइगन वेक्टर्स को यूज़ करते हुए इसके साथ आइगन वैल्यू क्या एसोसिएट होगी यूजिंग इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो a इंटू x1 हमने फाइंड करना है। a इंटू x1 के साथ हम a को मल्टीप्लाई करेंगे विद x1, तो यहाँ पर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगी। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला काम है, इसकी वैल्यू फाइंड करने वाला काम है, ये आप मैटलैब के अंदर इजीली कर सकते हैं कि आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है उसको दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ये तो अभी हम 2x2 मैट्रिक्स ले लें, अगर ज़्यादा ऑर्डर का आ जाए तो फिर हमें मैटलैब की हेल्प लेनी पड़ेगी या मैथमेटिका, जिसके अंदर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर जो है वो ईज़िली जनरेट करवा सकें। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमारे पास 2x2 है ए का, और ये अगर इसको देखें तो इसका ऑर्डर 2x2 है। ये मैट्रिक्स 2x2 है और इसी तरह ये 2x1 है। तो ये दोनों सेम हैं। ये प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कि हमारे पास अगर ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ए, अब देखें ए और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ए का ऑर्डर क्या है 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है,
और जो x1 है उसका ऑर्डर क्या है 2x1, रॉ इंटू कॉलम लिखते हैं ना। तो यहाँ पर ये दोनों सेम आने चाहिए तभी ये मल्टीप्लाई होंगे, ये प्रॉपर्टी है। अगर m क्रॉस n है तो दूसरा n क्रॉस p होना चाहिए, दोनों में n सेम होना चाहिए। पहला जो मैट्रिक्स है उसकी कॉलम जो है वो और दूसरे की रो ये आपस में इक्वल होनी चाहिए, और ये जो मर्ज़ी होते रहे इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तब हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट जनरेट होगा, देखें ये 2 0 पूरी रो ये वाली, ये 2 0 वाली पूरी रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर एक एलिमेंट जनरेट करवाएगी। किस तरह 2 × 1 प्लस 0 × 0 तो 2 आ गया। उसके बाद फिर ये रो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी तो 0 × 1 0 प्लस -1 × 0 0 प्लस 0 0। तो ये 2 0 हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन गया जो कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मिल गया है। तो यहाँ से हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर पूरी रो में से या पूरे कॉलम में से वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास इस रो के अंदर 2 यहाँ पर आ रहा है, तो इस पूरी रो में से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर 2 बाहर आ गया। अब ये जो 1 0 था ये हमारा क्या बन गया, वापस x1 आ गया और साथ 2 आ जाएगा। तो अब ये देखें ये x1 हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है, और साथ 2 इसकी आइगन वैल्यू आ गई, तो ये आइगन वैल्यू है इन दैट केस। इसी तरह अब x2 के साथ इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये x2 है और ये साथ सॉरी a है और ये x2 है। अगेन उसी तरह ही 2 0 मल्टीप्लाई विद 0 1, तो ये 2 × 0 0 × 1 0 ही आएगा, तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 0 × 0 -1 × 1 -1, तो ये -1, तो 0 -1 आ गया। ये नीचे रो है इसमें से -1 कॉमन आ जाएगा, तो ये 0 1 आ जाएगा। 0 1 क्या था, ये x1 था, x2 था तो यहाँ से फिर ये -1 आ गया, तो ये -1 भी हमारे पास आइगन वैल्यू है। तो यहाँ से हमने इसकी आइगन वैल्यू जो है वो निकाल ली। अब करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या थी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमारे पास आइगन वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं जो कि 2 और -1 है। तो यहाँ से फिर हम लैम्डा i माइनस a इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे इस आइगन प्रॉब्लम के लिए बन जाएंगी। अब इसको अगर ओपन करें, करेक्टरिस्टिक को ओपन करेंगे तो यहाँ से ये जो लैम्डाज हैं ये लैम्डा n और लैम्डा रेज़ टू पावर n -1 और लैम्डा नॉट और सॉरी और c, ये लैम्डा 1 और यहाँ पर लैम्डा नॉट आएगा। यहाँ पर अगर ना लिखें तो ये लैम्डा नॉट है, ये 1 है। तो ये हमारे पास जो पूरा एक पॉलिनोमियल बन रही है, इस पॉलिनोमियल जो है इसके अंदर लैम्डाज जो हैं वो हमारे पास फाइंड करने होंगे। तो ये लैम्डाज हैं, ये आइगन वैल्यूज़ हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए। जैसे भी ऊपर हमने एग्जांपल की है उसमें जो लैम्डाज निकाले थे वो क्या थे, 2 और -1 थे। 2 हमारे पास यहाँ पर ये लैम्डा 1 कह लें आप इसको। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास आ रहा था -1, इसको आप लैम्डा 2 कह लें। तो ये 2 हमारे पास यहाँ पर लैम्डाज आ गए जिसको आइगन वैल्यू बोलेंगे। तो इसी तरह अगर ये ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, अगर ऑर्डर बढ़ता जाएगा तो लैम्डाज की वैल्यू बढ़ती जाएंगी। अगर लाइक हमारे पास थर्ड ऑर्डर है तो लैम्डा क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, अगर फोर्थ ऑर्डर है लैम्डा 4 आ जाएगा, अगर 5 है तो लैम्डा 5 है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर 2 था क्योंकि ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर हमारे पास 2 × 2 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 आएगी। जब n की वैल्यू 2 आएगी तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 हमारे पास लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आ जाएंगे, 2 उसके ज़ीरोज़ होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के। ये जो हम 2 और -1 निकाल रहे हैं ये एक्चुअली इस करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इन वैल्यू के ऊपर हमें ज़ीरो प्रोवाइड करेगी। तो या अगर आप इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो हम इसको रूट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू ज़ीरो भी तो है ना। ऊपर हमने करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो कर दिया था ताकि वो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था वो सेटिस्फाई हो सके। तो जब इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो फिर ये 2 और -1 जो है ये हमारे पास इसके रूट बन जाएंगे इस इक्वेशन के, क्योंकि जब ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अभी ये पॉलिनोमियल है, तो जब पॉलिनोमियल पे बात करेंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है ये इसके ज़ीरोज़ हैं। आपकी पॉलिनोमियल जो है वो इन लैम्डाज की वैल्यू के ऊपर ज़ीरो रिज़ल्ट जनरेट करवाएगी। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और साथ इसकी लैम्डाज की वैल्यूज़ हैं जो कि आइगन वैल्यू के साथ लिंक होती हैं।
तो ये आज अभी हमने इसकी एप्लीकेशंस और साथ कुछ थोड़ा सा करैक्टरिस्टिक इक्वेशन और न्यूमेरिकली इसको डील कर लिया है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट में हम फिर इसकी मज़ीद एग्जांपल्स कर लेंगे जो आपके जो एग्ज़ाम और कोर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी आपको इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें वो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, यहाँ पर जो न्यूमेरिकली मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको बताया है, ये हमारा इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, इस टॉपिक के लिए ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। तो यहाँ बार बार फिर मैं दोबारा ये बता रहा हूँ कि ये जो ए हमारे पास जनरेट हो रहा था, ये एक्चुअली हमें इंफॉर्मेशन आई है उस प्रॉब्लम से, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम जो है उसको प्रोग्रामिंग के अंदर लेके आते हैं तो डेफिनेटली वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डील करना होगा। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें किसी भी सिनेरियो से जनरेट होके आ गई है, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी मज़ीद न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं। जज़ाकल्लाह।